जय हिंद। मैं कुमार सत्या सर स्वागत करता हूं आपका द एकेडमी 2.0 पर। हम लोग आज बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए हिस्ट्री क्लास देखेंगे और इस हिस्ट्री क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। इस मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और इसके अलावा आप इस क्लास को शेयर भी कर दें ताकि अन्य लोग के पास भी ये क्लास पहुंच सके और वो इस क्लास का लाभ उठा सके। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखें हमें क्या पढ़ना है, तो मध्यकालीन इतिहास। क्या पढ़ना है? मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जो ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? तो इसकी जो शुरुआत है आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत होती है अरबों के आक्रमण से। ठीक है ना, यानी अरबों के आक्रमण से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। और जो मध्यकालीन इतिहास में जो अरबों का आक्रमण है, ये आपको याद रखना है कि अरबों का आक्रमण कब होता है? तो 712 में ये क्या होता है? अरबों का सफल आक्रमण होता है। अरबों का क्या होता है? सफल आक्रमण होता है। तो आगे बढ़े, देखें ये है मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम महोदय हैं और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 712 में इन्होंने क्या किया? तो भारत पर सफल आक्रमण किया। भारत पर क्या किया? सफल आक्रमण। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? भारत पर सफल आक्रमण किया। ये सफल आक्रमण हुआ कब था? तो आपको याद रखना है 712 ईस्वी में ये सफल आक्रमण किए थे। ये किसके आदेश पर किए थे? तो आपको याद रखना है जो अरब के खलीफा थे, अरब खलीफा, जिनका नाम क्या था? अल वाजिद। क्या नाम था? अल वाजिद। इस अल वाजिद के कहने पर इसने 712 में भारत पर आक्रमण किया। जब भारत पर आक्रमण किया तो इसने रास्ता कौन सा अपनाया? तो ये किस रास्ते से भारत आया था? तो आपको याद रखना है मकरान के रास्ते से भारत आया। किस रास्ते से आया? मकरान के रास्ते से। मकरान के रास्ते से क्या किया? भारत में आया और भारत के जिस क्षेत्र पर इसने आक्रमण किया वो था देवल। क्या था? देवल। और जब देवल पर इसने आक्रमण किया तो देवल क्या हो गया? नष्ट हो गया, या देवल का क्या हो गया? बर्बादी हो गया। अब जो देवल है इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो वर्तमान में इसे ही कराची के नाम से जानते हैं। जो आज का वर्तमान का कराची है, यही कराची उस समय क्या कहला रहा था? तो देवल के नाम से जाना जा रहा था। इसके अलावा इस देवल और इसके अलावा इसी का एक क्षेत्र था जिसका नाम था मुल्तान। तो देवल पर आक्रमण करने के बाद इसने क्या किया? मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर क्या किया? आक्रमण किया। और जब मुल्तान पर आक्रमण किया तो मुल्तान पर जब आक्रमण किया तो यहाँ का जो शासक था वो कौन था? तो आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति था चाच, और इस चाच का जो बेटा था उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। तो दाहिर किसका लड़का था? तो आपको याद रखना है चाच का लड़का था। चाच का क्या था? बेटा या लड़का था। और ये था दाहिर। इस दाहिर पर आक्रमण किया। उसके बाद से हुआ क्या? जो ये दाहिर है, ठीक है ना, इसकी क्या हो जाती है? तो हार हो जाती है। इसके दाहिर की क्या हो गई? हार हुई। दाहिर की क्या हो गई? हार हुई। और मोहम्मद बिन कासिम क्या हुआ? इसमें विजयी रहा।
तत्पश्चात हुआ क्या कि जो दाहिर है, जो दाहिर है ये क्या हो जाता है, युद्ध में मारा जाता है। और कौन सा युद्ध होता है, तो आपको याद रखना है युद्ध का नाम। जिस युद्ध में मारा गया उस युद्ध का नाम था राबौर का युद्ध। क्या नाम था? राबौर का युद्ध, राबौर का युद्ध। और इस राबौर के युद्ध में जो दाहिर है ये क्या हो जाता है, मारा जाता है। अब चूंकि आपको ये जानना है कि जो मोहम्मद बिन कासिम है या जो अरब के खलीफा हैं अल वाजिद, ये भारत पर आक्रमण का आदेश क्यों दिया, या फिर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो अब हम जानेंगे आक्रमण के कारण। क्या जानेंगे? तो आक्रमण के कारण जानेंगे, आक्रमण के कारण। देखें, जो आक्रमण का जो पहला कारण था वो था इस्लाम धर्म का प्रचार। पहला क्या था? तो पहला था इस्लाम धर्म का प्रचार। जो दूसरा था वो था भारत की आर्थिक संपन्नता, भारत की आर्थिक संपन्नता। और इससे क्या थे, ये काफी प्रभावित थे। और तीसरा जो था वो था साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार। ये तीन प्रमुख कारण थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि जो अल वाजिद है, चूंकि इनका व्यापार हो रहा था, तो जो देवल है या कराची है वर्तमान का, यहाँ पे इसका जो नाव थी उसको कुछ लुटेरों द्वारा लूट लिया गया। और लूटने के बाद जब ये बात अल वाजिद को पता चली या खलीफा को पता चली, तो उसने क्या किया, तो जो दाहिर है इस दाहिर से मुआवजे की मांग की। क्या की? मुआवजे की मांग की। जब मुआवजे की मांग की तो जो दाहिर है इसने साफ मना कर दिया। इसने साफ क्या किया? मना कर दिया। और जब साफ मना किया तो परिणाम ये हुआ कि अल वाजिद ने मोहम्मद बिन कासिम को इसके ऊपर आक्रमण करने का आदेश दिया। आगे बढ़े। अब देखें, जब वो ये भारत पर आक्रमण करता है और जो कराची क्षेत्र है या मुल्तान पर जब इसका आक्रमण हो जाता है, जब इसका विजय हो जाता है, और ये क्षेत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है इसी क्षेत्र को कहा जाता है सिंध क्षेत्र। ठीक है ना? इसी को क्या कहा जाता है? सिंध क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात इसी को किस नाम से जानेंगे? तो सिंध विजय के नाम से जानेंगे। अर्थात इसने क्या किया? सिंध पर विजय प्राप्त किया। और जब सिंध पर विजय प्राप्त किया तो यहाँ हुआ ये कि इसने अपने धर्म का प्रचार किया। और धर्म का प्रचार करते वक्त जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया तो उनके लिए तो ठीक था, लेकिन जिन्होंने मुस्लिम धर्म को या इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया तो उनके लिए कर लगाया। और उसी कर को कहा गया जजिया कर। इसने क्या किया? जजिया कर लगाया। इसने क्या किया? जजिया कर लगाया। और इस जजिया कर को लगाने वाला कौन है? तो मोहम्मद बिन कासिम है। और ये है कैसा कर? तो आपको याद रखना है ये धार्मिक कर है। कैसा कर है? तो ये धार्मिक कर। ठीक है, आगे देखें। आगे बढ़े। अब देखेंगे गजनवी वंश। जो ये गजनवी वंश है इसी को यमनी वंश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यमनी वंश। यमनी वंश। जो ये यमनी वंश है ये
ईरान के शासकों की एक शाखा है, ये कौन सी थी? तो आपको याद रखना है, ईरान के शासकों की एक शाखा थी। ईरान के शासकों की क्या थी? एक शाखा थी। ठीक है। और इनसे ये स्वतंत्र होकर इन्होंने एक वो राज्य की स्थापना की जिसे गजनी वंश के नाम से जाना गया। और इसका संस्थापक कौन था? तो जो इसका संस्थापक था उसका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन। यानी आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये महोदय कौन है? तो यही अल्पतगीन है और ये उनकी क्या है? ये उनकी फोटो है। ठीक है। अब ये जो अल्पतगीन है इसने कहा कि तो गजनी वंश की स्थापना की। इसका एक दामाद था जिसका नाम था सुबुतगीन। इसका जो दामाद था उसका नाम क्या था? सुबुतगीन था। सुबुतगीन। ठीक है। आइए सुबुतगीन के बारे में पढ़ें। देखें, ये कौन है? तो चूंकि मोहम्मद गजनवी हैं तो यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं सुबुतगीन को। देख, जो ये सुबुतगीन है जब ये शासक बनते हैं तो इनके शासक बनने के साथ ही देखेंगे कि इनका जो संघर्ष है, इनका जो संघर्ष है किनके साथ शुरू हो जाता है? तो आपको याद रखना है कि हिंदू शासकों के द्वारा या हिंदू जो शासक हैं उनके साथ इनका संघर्ष शुरू हो जाता है। हिंदू शासकों के मध्य इनका क्या हो जाता है? संघर्ष शुरू हो जाता है। इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए, इसलिए ये उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये दिल्ली चूँकि जो आक्रमणकारी हैं उनमें मध्यकालीन इतिहास में ये जो वंश है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो गजनी वंश है इसका संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। और इसका जो दामाद था उसका नाम क्या था? सुबुतगीन था। आगे बढ़ें तो देखें, आता है कौन? महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी था कौन? तो आपको याद रखना है कि ये वही महमूद गजनवी है जो सुबुतगीन का पुत्र है। ये सुबुतगीन का क्या है? सुबुतगीन का पुत्र है। ठीक है। और सुबुतगीन की मृत्यु 998 में होती है। और उस समय ये क्या होता है? तो गजनवी का ये शासक बनता है। और जब गजनवी का शासक बनता है तब ये 1000 से लेकर, कब से लेकर? तो आपको याद रखना है कि 1000 वर्ष से लेकर और 1025 तक, 1025 तक ये भारत पर लगातार यहाँ पे 1025 नहीं बल्कि 1027 होना चाहिए। ठीक है ना। ये 1027 तक भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण करता है। भारत पर कितने बार आक्रमण करता है? तो ये 17 बार आक्रमण करता है। इसका जो पहला आक्रमण है, पहला आक्रमण ये कब हुआ? तो आपको याद रखना है कि इसका जो पहला आक्रमण है ये 1000 ईस्वी में हुआ। ठीक है। कब हुआ? 1000 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा जो इसका दूसरा आक्रमण है वो कब हुआ? तो 1001 ईस्वी में दूसरा आक्रमण हुआ। और ये कहाँ पर हुआ? तो आपको याद रखना है कि
एक शासक था, हिंदूशाही शासक था, हिंदूशाही शासक, जिसका नाम था जयपाल। क्या नाम था? जयपाल। इस जयपाल के विरुद्ध इसने क्या किया? आक्रमण किया। और जो ये जयपाल है ये पेशावर के युद्ध में मारा जाता है। कहाँ मारा जाता है? तो ये पेशावर के युद्ध में। ठीक है, यानी पेशावर के युद्ध में इस जयपाल की हार हुई और महमूद गजनवी की जय हुई या विजय हुई। और इसी युद्ध में जो जयपाल है ये क्या होता है? मारा जाता है। चूंकि देखें, रियलिटी ये है कि चूंकि ये जो है इस युद्ध में मारा नहीं जाकर, बल्कि ये होता क्या है कि इस युद्ध में जब ये हार जाता है तो ये अपने आप को आत्मदाह कर लेता है। क्या कर लेता है? आत्मदाह कर लेता है। और इस तरह से क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। जबकि कुछ लोगों का मानना ये है कि इसकी जो मृत्यु है ये पेशावर की युद्ध में होती है। और कुछ जगह पे क्या है कि इसने अपनी आत्महत्या कर ली, अर्थात आत्मदाह कर लिया। ठीक है, चूंकि जो इसका जो राज्य क्षेत्र था वो कौन सा था? तो आपको याद रखना है कि इसका यानी जो जयपाल था इसका जो राज्य क्षेत्र था वो था काबुल और पंजाब। जो काबुल और पंजाब है ये दोनों किसका राज्य क्षेत्र था? तो आपको याद रखना है कि जयपाल का राज्य क्षेत्र था। और जयपाल को हराने के बाद ये क्या किया? इस पर कब्जा किया। लेकिन आपको याद रखना है कि ये फिर से जब 1009 में आएगा तब यहाँ इसका एक बेटा है जिसका नाम है आनंदपाल। क्या नाम है? आनंदपाल। इस आनंदपाल को क्या करता है? तो 1009 में इसको पराजित करता है। कौन? तो महमूद गजनवी। इसके अलावा 1014 में क्या किया? तो 1014 में इस थानेश्वर को लूटा। 1014 ईस्वी में क्या किया? थानेश्वर को लूटा। और फिर 1018 ईस्वी में इसने क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर क्या किया? आक्रमण किया। कन्नौज पर आक्रमण किया। और यहीं आगे बढ़ते हुए इसने मथुरा और वृंदावन पर भी आक्रमण किया। मथुरा व वृंदावन, वृंदावन। ठीक है ना। और इन्हें क्या किया? खूब लूटा। इन्हें क्या किया? खूब लूटा। अर्थात यहाँ से अपार धन संपत्ति लूट कर ले गया। इसमें आपको याद रखना है कि जो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण है वो है 1024 का। ठीक है ना। 1024 ईस्वी में ये क्या करता है? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। कहाँ ये आक्रमण करता है? सोमनाथ मंदिर पर ये क्या करता है? आक्रमण करता है। और सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण करता है तो उसे क्या करता है? तोड़फोड़ करता है और साथ ही वहाँ की जो धन संपत्ति है उसे क्या करता है? लूटता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जब ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उस समय कुछ लोग मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे और ये क्या किया? उन्हें उस मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो गला है वो काटा, अर्थात उन्हें वहाँ बलि समान उनको क्या किया? काट दिया, उनको मार दिया। ठीक है ना। किनको मारा? तो जो वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे उन लोगों को। ठीक है ना। अर्थात इसने अपनी क्रूरता का वहाँ परिचय दिया। आगे बढ़े। चूंकि जो ये शिव जो सोमनाथ मंदिर है
ये है क्या, तो आपको याद रखना है कि ये शिव मंदिर है। ये क्या है, शिव मंदिर है, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे आक्रमण किया 1024 में, तो ये क्या किया, इसको पूर्णतः नष्ट कर दिया। इसको क्या किया, पूर्णतः नष्ट कर दिया, ठीक है ना। और जब इसको पूर्णतः नष्ट कर दिया, उसके बाद से देखें कि इसका जो अंतिम आक्रमण है वो 1027 ईस्वी में होता है। लेकिन इसके पहले देखें, जो सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण करता है 1024 में, तब यहाँ का शासक कौन रहता है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ का जो शासक है वो रहता है भीम प्रथम। कौन है शासक, तो आपको याद रखना है शासक है भीम प्रथम, ठीक है। आगे देखें, तो इसका जो भारत पर अंतिम आक्रमण है कब होता है, 1027 ईस्वी में होता है। और ये किसके विरुद्ध होता है, तो आपको याद रखना है कि ये जाटों के विरुद्ध होता है। जाटों के क्या होता है, जाटों के विरुद्ध ये क्या करता है, आक्रमण करता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये यहाँ से धन संपत्ति लूट कर ले जा रहा था, तो इन जाटों ने इससे बहुत से धन संपत्ति का कर लिया, रास्ते में ही छीन लिया। और इससे ये काफ़ी प्रभावित हुआ। ये पुनः वापस तो गया, लेकिन इनसे बदला लेने के लिए पुनः लौट आया और 1027 में इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। और इसके साथ देखें कि 1030 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आपको एक चीज याद रखना है कि जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो अपने साथ एक विद्वान को लाता है। चूंकि इसके साथ तो ऐसे देखें तो 4 विद्वान थे, लेकिन मुख्य रूप से आपको याद रखना है एक विद्वान को। ऐसे तो चारों विद्वान महत्वपूर्ण है, लेकिन जो पहला विद्वान है जिसका नाम है अल-बरूनी। क्या नाम है, अल-बरूनी। जो अल-बरूनी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस अल-बरूनी को आपको याद रखना है कि ये मोहम्मद गजनवी जो है इसको अपने साथ लाता है। और अपने साथ लाने का कारण क्या है, तो ये लेखा जोखा करने के लिए या लेखा जोखा रखने के लिए क्या करता है, तो अल-बरूनी को अपने साथ लाता है, ठीक है। अब देखें कि जो अल-बरूनी है इसकी जो रचना है, देखें यह नीचे है क्या, नीचे नहीं है, देखें जो अल-बरूनी है, अल-बरूनी इसको अपने साथ क्यों लाया, तो लेखा जोखा रखने के लिए, लेखा जोखा रखने के लिए। अब देखें जो अल-बरूनी है इसने अपनी पुस्तक लिखी या ग्रंथ लिखी। इसके किताब को क्या कहा गया, तो इसको किताब को कहा गया किताबुल हिंद। क्या कहा गया, किताबुल हिंद। अर्थात इसने जिस ग्रंथ की रचना की उसे कहा गया किताबुल हिंद, या उसका नाम क्या था, किताबुल हिंद। इसी किताबुल हिंद को तारीख ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि जो अल-बरूनी है जो रचना की है किताबुल हिंद, या जिसको तारीख ए हिंद कहा गया, इसी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं तहकीक ए हिंद। इसी को क्या कहा जाता है, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, ठीक है ना। तो आपको ये 3 नामें याद रखना है। इसके अलावा इसने क्या किया कि जो भारतीय कुछ ग्रंथ थे उन ग्रंथों का क्या किया इसने, तो अरबी में अनुवाद किया। इसने क्या किया, तो अरबी में अनुवाद किया। किसका अनुवाद किया, तो भारतीय ग्रंथों का। और आपको याद रखना है कि ये भारतीय ग्रंथ कौन कौन से हैं,
तो आपको इसमें दो महत्वपूर्ण ग्रंथों को याद रखना है, ठीक है ना। पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है सांख्य या सांख्य दर्शन, और दूसरा जो है उसका नाम है महाभाष्य, महाभाष्य। ये जो दो ग्रंथ हैं, इन दोनों ग्रंथ की ये क्या करता है तो अरबी भाषा में अनुवाद करता है। अब देखिए जो सांख्य दर्शन है इसको लिखने वाले कौन है, तो आपको याद रखना है कि कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि। अर्थात ये दर्शन देने वाले कौन है, तो इस दर्शन के व्याख्याकार या ये जो दर्शन है कपिल मुनि द्वारा रचित है। दूसरा है महाभाष्य, जो किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है पतंजलि का। कौन है? तो महाभाष्य है। और इन दोनों ग्रंथों का ये क्या किया, अरबी में अनुवाद किया। अब हम पढ़ेंगे मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। चूंकि इनको पढ़ने से पहले यहाँ मोहम्मद गौरी के बारे में जाने। जो मोहम्मद गौरी है ये है कौन, तो जो मोहम्मद गौरी है आपको याद रखना है कि ये संसबनी वंश का है। किस वंश का है? संसबनी वंश। और ये संसबनी वंश कहाँ की है, तो आपको याद रखना है कि ये तुर्की वंश है। ये तुर्की वंश है, और ये तुर्की वंश है और आकर कहाँ बह जाती है, तो आपको याद रखना है कि अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व हिस्से पे या उत्तर पूर्व सीमा पर, उत्तर पूर्व सीमा पर ये क्या होते हैं, वहां पर आकर बस जाते हैं। जब गजनी में, जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है जहाँ पे गजनी साम्राज्य था, गजनई एक क्षेत्र भी है, उस क्षेत्र पर जब मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई, उसके बाद 1072-73 में या 73-74 में, कब, तो 1073-74 में, 1073-74 में इसने क्या किया, तो गजनवी पर या गजनी पर आक्रमण कर लिया। गजनी पर क्या किया, तो गजनी पर अधिकार कर लिया। गजनी पे क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद से 1100, चूंकि यहाँ पे 1000 होगा, नहीं ये 1100 होगा, 1173-74 में, 1173-74 में ये क्या करता है, तो गजनी पे अधिकार कर लेता है। और 1175 तक इसने क्या किया, मुल्तान पर भी अपना अधिकार कर लिया। और 1178 तक इसने क्या किया, तो जो गुजरात है, इस गुजरात पर ये क्या करता है, आक्रमण करता है। जब 1178 में आक्रमण करता है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ एक सेना नायक रहता है, या फिर एक कह सकते हैं कि हाँ सेना ही है, ठीक है ना, या सेना नायक है या सेनापति है, या जिसको युवराज भी कह सकते हैं। कौन है? युवराज है, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मूलराज द्वितीय। क्या नाम है? मूलराज द्वितीय। और जो ये मूलराज द्वितीय है, इस गुजरात पर शासन किसका है, तो आपको याद रखना है कि नायिका देवी का, नायिका देवी का इस पर क्या है, पूर्ण नियंत्रण है। और इसी का जो लड़का है तो मूल राजद्वितीय है, और इस नायिका देवी के नेतृत्व में मूल राजद्वितीय ने मोहम्मद गौरी को
यहाँ पे क्या किया, हराया। तो कहाँ पे हराया, तो आपको याद रखना है जो अरावली का माउंट आबू है, अरावली का माउंट आबू, इस माउंट आबू के पास इसने क्या किया, तो मोहम्मद गौरी को हराया। ठीक है ना। जब ये मोहम्मद गौरी को जब हराता है यहाँ पे, तब जो मोहम्मद गौरी है इस क्षेत्र को छोड़ के 1179 में ये क्या करता है, तो पेशावर को जीतता है। किसको जीतता है, पेशावर को जीतता है। उसके अलावा 1185 में इसने क्या किया, तो सियालकोट को भी जीता। किसको जीता, तो सियालकोट को जीता। और 1186 में इसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। संपूर्ण पंजाब को क्या किया, इसने जीत लिया। जब संपूर्ण पंजाब को जीत लिया, अर्थात जो गजनवी साम्राज्य था, उस पूरे गजनवी साम्राज्य पर इसका क्या हो गया, तो अधिकार हो गया। गजनवी साम्राज्य पर किसका आक्रमण हो, पूरा अधिकार हो गया, तो अधिकार हो गया गौरी का। जब गौरी का अधिकार हो गया, तब यहां से जो गजनवी वंश है, गजनवी वंश, इसका क्या हो गया, अंत हो गया। इसका क्या हुआ, अंत हो गया। अब देखें कि जो जब मोहम्मद गौरी 1190 में या 1190 तक या 1186 तक वो क्या करता है, संपूर्ण पंजाब क्षेत्र को जीत लेता है। और उसको कहीं कहीं पे वो 1186 न देके कहीं कई किताबों में ये 1190 मिलेगा, और कंपटीशन की बुक में ये कितना दिया है, 1186 दिया है। तो जब वो मोहम्मद गौरी का जब पंजाब क्षेत्र पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है, तब जो इसकी सीमा है ये किसके साथ लगने लगती है, तो आपको याद रखना है कि अजमेर और दिल्ली के साथ लगती है, अजमेर व दिल्ली के साथ। और ये इस क्षेत्र पर आपको याद रखना है कि अधिकार किसका है, यहाँ का किस वंश का राजा है, राज्य चल रहा है, वंश चल रहा है, तो आपको याद रखना है चाहमान वंश। इसी को किस नाम से जाना गया, तो इसी चाहमान वंश को चौहान वंश के नाम से भी जाना जाता है, चौहान वंश। और यहाँ इस वंश का जो शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम था, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है ना। जो पृथ्वीराज चौहान है उसका इस क्षेत्र पर अधिकार था, क्योंकि इसकी भी जो नीति थी वो थी राज्य विस्तार की नीति। नीति क्या थी, तो राज्य विस्तार की नीति, राज्य विस्तार की नीति। चूंकि मोहम्मद गौरी भी राज्य विस्तार की नीति को लेकर चल रहा था और पृथ्वीराज चौहान भी राज्य विस्तार की नीति को लेकर चल रहा था। और यहाँ पर जैसे ही मोहम्मद गौरी ने पंजाब पर आक्रमण किया, तो ये जो सीमा है अजमेर और दिल्ली से लगने लगी। और जब दिल्ली और इस क्षेत्र पर अब कब्जा किसका था, अधिकार किसका था, तो पृथ्वीराज चौहान का था। तो लाजमी है कि इन दोनों के बीच युद्ध होगा। जब इन दोनों के बीच युद्ध होगा तो किस लिए होगा, तो आपको याद रखना है कि दोनों की नीति है राज्य विस्तार की, और दोनों अपने राज्य के विस्तार करना चाहते हैं। ऐसे में इनके बीच युद्ध होता है, और ये 2 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं, 2 युद्ध होते हैं। 2 कौन कौन से युद्ध होते हैं, तो आपको याद रखना है ये दोनों तराइन के युद्ध हैं। कौन है, तराइन का युद्ध। एक को कहते हैं तराइन का पहला युद्ध, और एक है तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध।
जो तराइन का पहला युद्ध है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई, लेकिन इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी क्या होती है, विजय होती है। इसमें आपको याद रखना है कि इनकी विजय में जो कनौज के शासक हैं, कौन, कनौज के शासक, कनौज के शासक जिसका नाम था जयचंद, जयचंद, इस जयचंद ने एक अहम भूमिका निभाई और यहाँ पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, जीत हुई। और ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है आपको याद रखना है कि हुई कब, तो 1191 में हुई, और तराइन की द्वितीय युद्ध कब हुई, तो आपको याद रखना है 1192 में हुई। जब एक साल के बाद जब मोहम्मद गौरी आता है तो देखता है कि यहाँ जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कुछ विवाद हो गए हैं। और ये विवाद कैसे थे, तो आपको याद रखना है कि ये जो विवाद थे धोखे का विवाद था, धोखे का विवाद था। कैसा धोखा था, तो आपको याद रखना है कि जो जयचंद था इसकी जो पुत्री थी, इसके पुत्री को क्या करता है पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से क्या कर लेता है, उठा लेता है, अपहरण कर लेता है। और ऐसे में जयचंद कुछ नहीं कर पाता और ये क्या करता है, अब वो इससे बदला लेने की सोचता है। ये चीज़ देखता है कौन, मोहम्मद गौरी, और ये क्या करता है, जयचंद को अपने साथ मिलाता है और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ता है। चूँकि जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो चूँकि ये पहले एक बार हार चुका है और यहाँ से कैसे भी अपनी जान को बचाकर भागता है, तब ये अपने साथ 2 सेना नायकों को लाता है, जिनमें एक है कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। ये 2 प्रमुख सेना नायकों को लाता है और ये दोनों हैं कौन, तो दोनों ही मोहम्मद गौरी के कौन है, गुलाम है। दोनों इसके क्या हैं, तो दोनों मोहम्मद गौरी के गुलाम हैं, ठीक है ना, गौरी के गुलाम। दोनों मोहम्मद गौरी के क्या है, ये गुलाम है। अब देखें जो बख्तियार खिलजी है ये क्या करता है, तो इसी समय ये नालंदा विश्वविद्यालय का या नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करता है, नष्ट करता है। को क्या करता है, नष्ट करता है। कुछ लोगों का मानना यह है कि जब इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जब उसमें आग लगाया तो उसमें इतनी किताबें थीं जिससे लगातार लगभग 6 माह तक वहाँ से धुआं निकलता रहा। अब देखिए ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध है इसमें हुआ क्या, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, हार हुई। चौहान की क्या हुई, तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और गौरी की क्या हुई, इसमें विजय हुई। जबकि तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी जो था ये हारा था और पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था, विजयी हुआ था। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना है कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ इसमें गौरी का साथ देने वाला कौन था, तो आपको याद रखना है कि जयचंद है। कौन है, जयचंद। जबकि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था किसने, जयचंद ने, और इसमें ये क्या हुआ था, तो ये विजयी रहा। जबकि दूसरे में मोहम्मद गौरी का साथ कौन देता है, जयचंद देता है, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, हार होती है। चूँकि जयचंद से भी मोहम्मद गौरी को क्या करना था, बदला लेना था, क्योंकि यही वो शख्स है जिसके वजह से तराइन के प्रथम युद्ध में जो मोहम्मद गौरी है
उसको बहुत बड़ी हार मिली थी। जब बहुत बड़ी हार मिली तो इससे भी बदला लेना है, और इससे बदला लेता है कब, तो आपको याद रखना है चंदावर का युद्ध होता है। क्या होता है? चंदावर का युद्ध। और ये चंदावर का युद्ध होता कब है, तो ठीक इससे 2 साल बाद, यानी 1194 में। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। और ये चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो आपको याद रखना है कि मुहम्मद गौरी व जयचंद के बीच होता है। यहाँ पर जयचंद की क्या होती है? हार होती है, और हार होने के बाद इसे क्या करता है? मार डालता है। क्या करता है? मार डालता है। और यहाँ पृथ्वी गौरी की क्या हुई? विजय हुई। गौरी की क्या हुई? विजय हुई। यहाँ जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, आपको याद रखना है कि जब पृथ्वीराज चौहान की यहाँ हार होती है तो क्या करता है? मुहम्मद गौरी इसको कैद कर लेता है, और इसके साथ क्या करता है कि बहुत ही खतरनाक, या कह सकते हैं कि बहुत ही दयनीय इसको मृत्यु दंड देता है, जिससे रूह कांप उठे। ठीक है। अब देखें कि 1193 तक, या 1193 में जो ऐबक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, ये क्या करता है, तो आपको याद रखना है कि मेरठ और दिल्ली को जीत लेता है। मेरठ व दिल्ली को क्या कर लेता है? ये जीत लेता है। आगे देखें कि जब इस क्षेत्र पर मुहम्मद गौरी का जब अधिकार हो जाता है, तब होता क्या है कि जो मुहम्मद गौरी है यहाँ पर एक अपने सेनापति को रखता है, अर्थात ऐबक को रखता है, और अपनी जो राजधानी है वो किसको बनाता है? तो अपनी जो राजधानी है वो लाहौर को बनाता है। किसको बनाता है? लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है, और यहाँ से चला जाता है। फिर ये एक बार आता है कब? 1205 में। और ये 1205 में आता है क्यों? तो आता है ये अपना बदला लेने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि जब ये धन संपत्ति यहाँ से लूट कर ले जा रहा होता है, तो खोखरो जो है इसके धन संपत्ति क्या कर लेते हैं? रास्ते में ही लूट लेते हैं। ठीक है ना, तो उनसे बदला लेने के लिए क्या करता है? 1206 में आता है और इन खोखरों से युद्ध करता है और इन्हें समाप्त कर देता है। और जब यहाँ से रास्ते से जब यहाँ से वापस जा रहा था, तो 1206 में, कब? 1206 में एक स्थान है दम्यक, और इस दम्यक नामक स्थान पर इसकी क्या कर दी जाती है? तो हत्या कर दी जाती है। ठीक है ना, अर्थात जो मुहम्मद गौरी है या मुहम्मद गौरी है, इस गौरी की क्या कर दी गई? हत्या। ये गौरी की हत्या कब हुई? तो आपको याद रखना है 1206 में हुई। ठीक है, और जब इसकी मृत्यु 1206 में हुई, तब यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये दिल्ली में क्या करता है या लाहौर में क्या करता है? तो इस क्षेत्र में एक वंश की स्थापना करता है जिसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्या करेंगे? अगले क्लास में पढ़ेंगे कि अब यहीं से क्या होती है। तो यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा? तो गुलाम वंश की स्थापना करेगा, जिसे मामलुक वंश के नाम से भी जानेंगे। फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका जो दामाद है आएगा, जिसका नाम होगा इल्तुतमिश, और उसकी लड़की होगी रजिया सुल्तान। ठीक है ना, और यहाँ से कहानी क्या होगी? आगे बढ़ेगी। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आप क्लास को शेयर भी कर दें, और साथ ही साथ लाइक भी कर लें,
और यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्लास कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।